कंवल्सिव ईसीटी किसके लिए दी जाती है? जब मरीज है जो दवाइयों के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू ठीक ना हो रहा हो, तब ईसीटी का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यदि दे रहे हैं हम, किस तरीके से? यूनिलेटरल, यूनी मतलब सिंगल साइड, पर्सन क्या है? तो यहाँ पे कहा है कि सिर के किस तरफ आप इलेक्ट्रोड लगाएंगे यदि पर्सन राइट हैंडेड है तब? राइट साइड में, लेफ्ट साइड, इट में बी प्लेस्ड एट राइट और लेफ्ट, या फिर इन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट। तो यहाँ पर दोनों साइड तो लगाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है यूनिलेटरल ईसीटी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है क्या? यूनिलेटरल ईसीटी यहाँ पे दी जानी है। जब भी मरीज को यूनिलेटरल ईसीटी दी जा रही है तो यहाँ पर किस तरफ है जो आप इलेक्ट्रोड लगाएंगे, वो पर्सन क्या है? राइट हैंडेड है। तो आप इस टाइम पे जब यदि पर्सन यूनिलेटरल में क्या होगा कि यदि पर्सन राइट हैंडेड पर्सन है तो ईसीटी के जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो दिमाग में लगाए जाने वाले इलेक्ट्रोड्स हैं, वो भी राइट साइड ही लगाए जाएंगे। कहाँ पर? हेड के राइट साइड में ही इलेक्ट्रोड्स को है जो लगाया जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हम ईसीटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे जो आपको अपकमिंग एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। पहले पॉइंट में तो बताया गया है कि यूनिलेटरल ईसीटी है क्या। तो ईसीटी है जनरली बेस्ड ऑन, अलग अलग तरीके से होती है, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड होगी, यूनिलेटरल होती है, बाईलेटरल भी होती है। तो जो बाईलेटरल ईसीटी है, यहाँ पर यूनिलेटरल कहा गया है, बाईलेटरल ईसीटी है। तो बाईलेटरल ईसीटी मतलब बाई मतलब दोनों तरफ, वन इलेक्ट्रोड प्लेस होगा लेफ्ट साइड में और दूसरा होगा राइट साइड में। यहाँ पे मैं आपको नोट कर देती हूँ कि जो बाईलेटरल ईसीटी है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो वन इलेक्ट्रोड है, वन इलेक्ट्रोड कहाँ पे लगेगा? लेफ्ट साइड ऑफ हेड। और जो सेकंड इलेक्ट्रोड है, क्या है? सेकंड इलेक्ट्रोड है, वो लगेगा एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो ये क्या हो गई? बाईलेटरल हो गई आपकी। अब आता है आपका यूनी। यूनी का मतलब होता है सिंगल और बाई का मतलब होता है दो। तो यूनिलेटरल ईसीटी में होगा क्या कि जो इलेक्ट्रोड है, क्या है? इलेक्ट्रोड है नॉन डोमिनेंट साइड में लगाया जाएगा। इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन द नॉन डोमिनेंट साइड, क्या है? नॉन डोमिनेंट साइड मतलब जो चीज़ नॉन डोमिनेंट, वैसे जैसे हमारा हाथ है, राइट हैंड मोस्टली यूज़ करते हैं, तो वो हमारा कौन सा हैंड कहलाता है? डोमिनेंट हैंड, मतलब जो चीज़ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। नॉन डोमिनेंट मतलब कम यूज़ की जाने वाली। तो यहाँ पर ये आपका ये नहीं है कि राइट या फिर लेफ्ट है, यहाँ पर किसी एक तरफ। तो यूनिलेटरल ईसीटी में यदि राइट हैंडेड पर्सन है तो राइट साइड है जो ईसीटी लगाई जाएगी। क्लियर? अब ईसीटी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ईसीटी है क्या, क्यों दी जाती है, किसको हमें नहीं देना है। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का इस्तेमाल क्या करने के लिए किया जाता है? यदि मरीज डिप्रेशन में चला गया, सीजोफ्रेनिया में चला गया, मेडिकेशन से क्या है उसको ठीक नहीं किया जा रहा है, कर पा रहे हैं, मेडिकेशन असर नहीं हो रही है, तब ईसीटी देंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पर्सन को डिप्रेशन हुआ, सीजोफ्रेनिया हुआ, आप ईसीटी दे दें, तो ऐसा नहीं है। ईसीटी की जो पहली बार ईसीटी को इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था अप्रैल 1938 में कार्लेटी एंड बिन्नी ने। इन दो साइकेट्रिस्ट के नाम याद रखिए, एग्जाम में आते हैं। ईसीटी का जो आविष्कार कहें या इंट्रोड्यूस कहें हम, तो 1938 में कार्लेटी एंड बिन्नी ने दिया था। अब यहाँ पर ईसीटी के थ्रू होता क्या है? एक तरीके के झटके ही देना, करेंट ही देना। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ ग्रैंड माल सीजर, क्या है यहाँ पर? आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ ग्रैंड माल सीजर दिया जा रहा है। मतलब दिमाग जो सुप्त हो चुका है उसको उठाने के लिए एक तरीके का करंट देना आर्टिफिशियल तरीके से, बाया इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिकल करंट देना ग्रैंड माल सीजर लाने के लिए। अब इस ग्रैंड माल सीजर में टॉनिक फेज आती है 10 से 15 सेकंड की, क्लोनिक फेज आती है 30 से 60 सेकंड की। ड्यूरेशन और जो काउंटिंग वगैरह है वो आप याद रखिए, सेम एज एग्जाम में आपको आती है। ईसीटी से किया क्या जाना? तो आर्टिफिशियल इंड्यूस किए जा रहे हैं ग्रैंड माल सीजर, और जब ईसीटी देते हैं तो ग्रैंड माल सीजर आएंगे तो टॉनिक फेज होगी 10 से 15 सेकंड की और क्लोनिक फेज होगी 30 से 60 सेकंड की। जब आप इलेक्ट्रोड्स ब्रेन पे लगा के इलेक्ट्रिकल सप्लाई करेंगे तब। अब यहाँ पर
कितने वोल्ट तक का आप करंट दे सकते हैं, कितने ड्यूरेशन तक। तो ये करंट कभी भी 1.5 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं देना है। आपको एग्ज़ाम में 1.5 सेकंड आएगा, 1.5 मिनट आएगा, 2 मिनट 2 सेकंड आएंगे। तो ये ड्यूरेशन हमेशा 0.3 टू 1.5 सेकंड तक ही रखना है। इससे ज़्यादा यदि आप देंगे, 2 मिनट का यदि आपके ऑप्शन में 1 मिनट 2 मिनट है तो आपको मार्क नहीं करना है, मरीज सीधा निकल लेगा। 1.5-2 सेकंड तक ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। और जो बोल्ट रहेगा वो होगा 70 से 120 बोल्ट, 70 टू 120 बोल्ट है जो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। अल्टरनेटिंग करेंट्स की टोटल 50 साइकिल्स होंगी। अभी डिपेंड करता है, टोटल 50 साइकिल्स बताएं, डिपेंड करता है मरीज सीजोफ्रेनिया वाला है, डिप्रेशन वाला है, किस कैटेगरी का पेशेंट है। बट जो बोल्ट और ड्यूरेशन है सेम रहेगा, बट जो साइकिल्स हैं ये यहाँ पे इंटरप्ट हो सकती हैं। टाइप ऑफ ईसीटी तो एक होता है मॉडिफाइड, दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइड। तो पहले हमें देखें ईसीटी के टाइप देखते हैं। तो ईसीटी है जनरली 2 तरीके की होती है, दो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोड प्लेस कर रहे हैं वो क्या है, बाइलेटरल यूनिलेटरल। अब होती है डायरेक्ट, मतलब यहाँ पर मेडिकेशन के बेस पर डायरेक्ट ईसीटी, बिना कोई दवाई दिए ईसीटी है जो दी जाए तब, बिना कोई मेडिकेशन के एनेस्थेटिक और मसल रिलैक्सेंट 2 चीज़ें यूज़ की जाती हैं। बिना कुछ दिए यदि जनरलाइज्ड कन्वल्जन लाए जा रहे हैं, ग्रैंड माल सीजर्स लाए जा रहे हैं, तो ये डायरेक्ट ईसीटी है। नाउअडेज इसका यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके कारण डायरेक्ट ईसीटी में ना एनेस्थेटिक एजेंट देंगे ना मसल रिलैक्सेंट देंगे, मरीज को सीधा डायरेक्ट करंट देंगे। तो जो कन्वल्जन्स आएंगे उसके कारण हड्डियाँ भी टूट सकती हैं, दांत डिसलोकेट हो सकते हैं। दूसरा आता है मॉडिफाइड, जो यूज़ किया जाता है जिन भी लोगों ने अपने जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ट्रेनिंग ली होगी, उन्होंने प्रोसीजर होते हुए देखे होंगे, या फिर साइकेट्रिक हॉस्पिटल में आप जॉब करते हैं तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। मॉडिफाइड ईसीटी में होता क्या है कि मसल रिलैक्सेंट भी दिए जाते हैं। क्या है, मसल रिलैक्सेंट के तौर पे सक्सिनाइल कोलिन दिया जाता है और एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाता है, जिसके कारण हम फ्रैक्चर के रिस्क को कम कर सकते हैं। क्या है, फ्रैक्चर रिस्क को कम कर सकते हैं। बट इस मॉडिफाइड ईसीटी में होता क्या है कि मरीज को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो सकता है। बट कंपेयर टू डायरेक्ट और मॉडिफाइड के, मॉडिफाइड ज़्यादा यूज़ की जाती है, डायरेक्ट को कम यूज़ किया जाता है। अब जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में, ये भी एग्जाम में आपको आती हैं। पहली आती है एट्रोपिन सल्फेट। क्या है, एट्रोपिन सल्फेट दी जाती है ताकि जो सलाइवेशन हो रहा है, यदि सलाइवेशन होता है तो मरीज एस्पिरेट कर सकता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, सीक्रेशन को कम करने के लिए दी जाएगी। दूसरा दिया जाता है मसल रिलैक्सेंट सक्सिनाइल कोलिन। तीसरा दिया जाता है आपका थायोपेंटेल या फिर यहाँ पर मेथोक्सियल है जो यहाँ पे दिए जा सकते हैं। ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ कुछ केसेस में पेशेंट आफ्टर ईसीटी के बाद अनकॉन्शियस रहेगा या सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी दी जाती है। तो ये था हमारा ईसीटी के बारे में। अब ईसीटी क्यों देंगे, मतलब किस मरीज को देनी है। तो यदि मरीज डिप्रेशन का है, हमेशा याद रखें जब मरीज मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है, मेडिकेशन से ठीक नहीं होता है, तब ईसीटी दी जाएगी। डिप्रेशन में मरीज सीवियर साइकोसिस का है, मतलब मैनिया है, डेलीरियम है या सीजोफ्रेनिया है या फिर ऑर्गेनिक साइकोसिस हुई है, इन केस में ईसीटी है जो दी जाती है। अब किस केस में नहीं देना है, यदि पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर आईसीपी बढ़ा हुआ है तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन माना जाता है कि इस केस में ईसीटी नहीं देना है। दूसरे होते हैं रिलेटिव। क्या है, हमारे रिश्तेदार नहीं, यहाँ पर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब इस केस में भी ईसीटी है जो नहीं देनी है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इसमें भी ईसीटी नहीं दी जाती। यदि मरीज को सेरिब्रल डिसऑर्डर जैसे एन्यूरिज्म हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, एमआई है या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला, यदि मरीज प्रेग्नेंट है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है, तब भी नहीं देना। हड्डियाँ टूटी हो तब भी नहीं देना। तो यहाँ पर क्योंकि और ज़्यादा रिस्क रहती है ईसीटी के बाद फ्रैक्चर होने की, तो यहाँ पर ये सब क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। बट यदि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा जाए तो वो ऑलमोस्ट एक ही होता है, वो होता है आईसीपी बढ़ा हुआ हो। उस दौरान मान लीजिए आपके ब्रेन में ऑलरेडी जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, ईसीटी दिया और प्रेशर बढ़ेगा, मरीज साइकोसिस से तो बाद में ठीक होगा, पहले ऐसे ही निकल जाएगा।
तो यहाँ पर क्या है, ईसीटी के बारे में पॉइंट्स याद रखिए। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोड प्लेस करने की बात करें तो दो तरीके की होती है। बाइलेटरल मतलब दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट हेड साइड में हेड में इलेक्ट्रोड लगाए जाएंगे। यूनिलेटरल सिंगल साइड मतलब इलेक्ट्रोड प्लेस किया जाता है नॉन डोमिनेंट साइट में। ईसीटी शुरुआत कब हुई थी? 1938 में कार्ल लेटी एंड बिन्नी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। एक तरीके की वो मेथड है जिसमें आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकल करंट दे के ब्रेन को ग्रैंड माल सीजर्स को क्या किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, जिसमें टॉनिक फेज होगी 10 से 15 सेकंड, क्लोनिक 30 से 60 सेकंड की। 70 से 120 वोल्ट से ज़्यादा का करंट नहीं देना है, मरीज निकल लेगा, मर जाएगा। 0.3 to 1.5 सेकंड से एक जो इलेक्ट्रोड से करंट की सप्लाई करेंगे हम, ड्यूरेशन मतलब कितनी देर तक आपको इलेक्ट्रोड्स के थ्रू करंट देना है, तो 0.3 to 1.5 सेकंड तक ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। मेडिकेशन पूछे तो एट्रोपिन सल्फेट दी जाती है सीक्रेशन को कम करने के लिए ताकि मरीज एस्पिरेट ना कर पाए। सक्सनाइल कोलिन दिया जाता है एज अ मसल रिलैक्सेंट के तौर पर। एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर है जो थायोपेंटल वगैरह भी दिए जा सकते हैं। बेस्ड ऑन मेडिकेशन तो ईसीटी दो तरीके की होगी, जैसे बेस्ड ऑन प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड बाइलेटरल यूनिलेटरल, वैसे ही मेडिकेशन बेस पे डायरेक्ट मतलब बिना कोई एनेस्थेटिक एजेंट बिना कोई मसल रिलैक्सेंट दिए डायरेक्ट करंट देना, ईसीटी देना, जिसके कारण मरीज को दांत तो जो पूरा जबड़ा है वो तो हिलेगा ही डुलेगा, साथ में हड्डियां भी टूट सकती हैं। मॉडिफाइड में एनेस्थेटिक एजेंट भी दिए जाते हैं, मसल रिलैक्सेंट भी दिए जाते हैं, जिसके कारण जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हम कम कर सकते हैं। क्लियर? किस केस में नहीं देना है? तो आईसीपी बढ़ा हुआ उस केस में तो बिल्कुल भी नहीं देना है।